राधे राधे दर्शकों। रामकृपाल जी अब अपने बिस्तर से 4 दिन से नहीं उठे थे। पड़ोसियों ने फ़ोन करके उनके दोनों बेटों को बता दिया कि अंतिम मुंह देखना हो तो आ जाओ, वरना पिताजी का अंतिम बार मुंह भी नहीं देख पाओगे और ना ही उनसे कुछ तुम्हारी वार्तालाप हो पाएगी। दोनों बेटे इस तरह से खबर सुनकर वहाँ से ऐसे भागे। दोस्तों, दरअसल बात उन दिनों की है जब रामकृपाल जी अपने 2 बेटे और पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन जिया करते थे। रामकृपाल जी अपने दोनों बेटों को पढ़ाई लिखाई कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। बड़े बेटे को उन्होंने पढ़ा लिखा कर फार्मेसी करवाया और उन्होंने गांव में ही एक मेडिकल स्टोर चालू करवा दिया था। फिर छोटे बेटे को रामकृपाल जी ने पढ़ा लिखा कर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनाया। छोटा बेटा इंजीनियर की ट्रेनिंग करने के लिए मुंबई गया। वहीं पर वो अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर लेता है और मुंबई में ही बस जाता है। शादी के 2-3 दिनों के लिए ही गांव आता है। उसके बाद वो हमेशा हमेशा मुंबई में ही शिफ्ट हो जाता है। इधर जब बड़ा बेटा और बहू देखते हैं कि छोटा बेटा मुंबई में शिफ्ट हो गया है, शहर में उसका अच्छे से रहन सहन है, तो बड़ी बहू भी कहती है कि क्यों ना हम लोग भी शहर को चलें। गांव में हमारी मेडिकल स्टोर इतने अच्छे से नहीं चलती और न इतनी आमदनी ही होती। गांव के आधे से लोग तो हमारे मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ उधारी ही लेकर चले जाते हैं। एक दिन बड़े बेटे ने यही बात अपने पिताजी से कही। पिताजी, यहाँ पर आपके जान पहचान वाले लोग ज़्यादा हैं, दवाई का पर्ची लेकर आ जाते हैं। अगर 500 की दवाई होती है तो 100 रुपये पकड़ा कर बोलते हैं बेटा 400 बाद में ले लेना। मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं। मजबूरी बस मुझे देना पड़ता है, इसीलिए मैं अब यहाँ पर अपना मेडिकल स्टोर नहीं चला सकता। पिताजी ने मंजूरी दे दी। ठीक है। बड़ा बेटा भी शहर में जाकर अपना मेडिकल स्टोर खोल लेता है, अपने परिवार के साथ रहने लगता है। कुछ ऐसे ही 3 साल बीते होंगे कि 3 सालों के बाद रामकृपाल जी की पत्नी एक दिन बीमार हुई। रामकृपाल जी हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से दवाइयाँ लेकर तो आए। रात को पत्नी दवाइयाँ खाई, बुखार तेज था। सुबह तक ना जाने क्या हुआ कि वो ये दुनिया को छोड़कर चली गई। रामकृपाल जी बहुत अलग हो गए। माँ के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो दोनों बेटे और बहू आकर घर पे रहे, लेकिन जैसे ही 13वीं ख़त्म हुई, दोनों अपने अपने काम पर चले गए। अब रामकृपाल जी अपने घर में बिल्कुल अकेले रह गए। अगर उन्हें भूख लगती तो खुद से ही रोटियां बनानी पड़ती। चूल्हे का धुआं उन्हें बिल्कुल सूट नहीं करता था। रामकृपाल जी ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी लेकर नहीं पिया था, लेकिन आज उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे थे। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने किसी तरह से 1 साल गुजारा। फिर उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने दोनों बेटे के पास जाकर रहूं। मुझे पहले किसके पास जाना चाहिए। बड़ा बेटा कुछ नज़दीक ही था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले मैं बड़े बेटे के पास चला जाता हूँ। वहाँ पर मेरे पोते पोतियों के साथ मेरा अच्छे से समय गुजर जाएगा। आखिर बेटे किस दिन काम आएंगे। मेरे इतने बड़े परिवार होने के बाद मैं क्यों अकेला यहाँ पर तड़प रहा हूँ। मुझे वहाँ पर पोते पोतियों का साथ, बेटे बहू का साथ मिलेगा तो मेरा जीवन अच्छे से सफल हो जाएगा, मेरा दुख भी कम होगा। यही सोचकर रामकृपाल जी रात भर सोए नहीं। पत्नी सविता जी की फ़ोटो लेकर बातें करने लगे। क्यों सविता, तुम तो छोड़कर चली गई, तुमने मेरा साथ अंतिम समय तक नहीं दिया। क्या कहती हो, जाऊं बेटे बहुओं के पास जाऊं? तुम्हारे रहते तो नहीं गई, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब मन में यही बातें लिए पत्नी से रात भर बातें करते रहे। सुबह को तैयार होकर बड़े वाले बेटे के घर पहुँचे। बेटा घर पे नहीं था,
बहू ने देखते ही ये कहा, अरे बाबूजी आपने तो खबर भी नहीं किया। कैसे खबर करता बहू, तुम लोगों ने जो नंबर दिया था कुछ दिनों तक बात हुई, उसके बाद वो बंद बताता था। अरे बाबूजी, वो मोबाइल ही गुम गया था, फिर हमने दूसरा नंबर लिया। मैं देने ही वाली थी, दूसरा मोबाइल लिया। कोई बात नहीं बहू, अब तो मैं खुद ही आ गया हूँ। यही कहते हुए वहीं दरवाजे पर रामकृपाल जी बैठ गए। बहू अंदर चली गई। बहुत टाइम हो गया, ना तो अंदर से कोई पोता पोती निकले, ना तो बहू की कोई आवाज़ आई। रामकृपाल जी क्या सोच कर गए थे कि जैसे ही मैं अपने बेटे बहू के पास जाऊंगा, मेरे पोता पोती मुझे देखकर दादाजी दादाजी बोलकर मेरे पास आएंगे, मेरे साथ बैठकर ढेरों बातें करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई तो घर से निकला ही नहीं। घंटा पूरा होने लगा, तभी अंदर से आवाज़ आई, बाबूजी खाना खा लीजिए। खाना खाने रामकृपाल जी गए। अंदर का माहौल देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि उनकी समधर्मी अंदर बैठी हुई थी, लेकिन वो भी तो अपने समधी से मिलने के लिए बाहर नहीं आई। रामकृपाल जी को वहीं नीचे ज़मीन पर थाली में खाना दे दिया गया और डाइनिंग टेबल पर बहू और उसकी माँ दोनों बैठकर खाने लगे। रामकृपाल जी को ऐसा क्यों लग रहा था कि उनके थाली में खाना कुछ अलग था और उनकी समधन और बहू कुछ अलग ही खा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, रामकृपाल जी ने सोचा मैं तो घर का हूँ, समधन है, मेहमान है, बहू ने कुछ बनाया होगा अलग। यही सोचकर रामकृपाल जी खाना खा लिए। लेकिन अब तो यही रोज का हो गया था। रामकृपाल जी के लिए रूखी सूखी रोटी और समधन के लिए बहुत सारे पकवान बनाए जाते थे। रामकृपाल जी ने कहा, बहू मुझे कोई डॉक्टर ने मना नहीं किया है खाने के लिए, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहू ने कहा, अरे बाबूजी आप जानते नहीं, ये शहर है, अगर यहाँ पर मैं आपको कोई चाइनीज़ खाना, नूडल और सैंडविच ये कुछ ऐसे वैसे खाना दे दूँगी तो आपको कहीं नुकसान ना कर दे। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं मम्मी के लिए बना देती हूँ। लेकिन आप ठहरे गाँव के, आपको कहीं ये चीज़ें नुकसान किया तो फिर देखिए यहाँ शहर में मुश्किल हो जाएगा। रामकृपाल जी कोई जवाब ना दे पाए, थे तो बेचारे गाँव के ही। इसी तरह से दिन गुजरता गया। रामकृपाल जी ने बच्चों के बारे में जब पूछा कि बहू बच्चे कहाँ हैं, बहू ने कहा, पिताजी बच्चे अपने कमरे में ही हैं, बहुत कम निकलते हैं, ज़रूरत होती है तभी। बहू मुझसे मिलने भी नहीं आए। वो क्या है ना पिताजी कि उन लोगों को ज़्यादा आदत नहीं है किसी बूढ़े व्यक्ति या किसी मतलब लोगों से मिलने की। वो लोग अपना ही मोबाइल लैपटॉप में पढ़ाई करते रहते हैं, दोनों भाई बहन। रामकृपाल जी बड़े आश्चर्य में थे कि ऐसा भी क्या कि अपने ही बच्चे पोते पोतियाँ अपने दादा दादी से नहीं मिलते। क्या बहू ने कभी बताया नहीं कि उनके दादा दादी भी हैं? चलो दादी तो इस दुनिया से जा चुकी है 1 साल पहले, लेकिन दादा तो जिंदा है ना। क्या ज़माना आ गया है, क्या शहर में ऐसे ही होने लगा है? रामकृपाल जी इन बातों को सोचकर बहुत परेशान थे। अब रामकृपाल जी को ये सब देखा नहीं जाता था। अकेले कमरे में वो कब तक बंद रहते? इससे अच्छा भला तो गांव में था, कम से कम गांव का कोई आता जाता हाल तो पूछ लेता था। अरे रामकृपाल कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, नहाया कि नहीं? यहाँ तो बहू लाकर रोटी रख जाती है और जब उसका मन होता है थाली उठा ले जाती है। न तो बाहर निकलने देती, न किसी से मिलने देती। दोनों माँ बेटियाँ आपस में ठहाके लगाते रहती हैं और यहाँ तक कि साथ में खाने को भी नहीं बुलाती। बेटा है तो वो भी कुछ पूछता ही नहीं, पता नहीं चलता कब आया कब गया। मैं यहाँ तो नहीं रह सकता। यही विचार करके उनका मुश्किल से 20 दिन गुजरा ही होगा कि उन्होंने एक दिन कहा, बहू मुझे छोटे वाले बेटे के घर में भेज दो। उन्होंने सोचा छोटे वाले के अभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, इतना कहाँ मोबाइल कंप्यूटर में पढ़ते होंगे, लैपटॉप में।
मेरे साथ दादा दादा करके खेलेंगे, वहाँ उनके साथ टाइम तो बीत जाएगा। यही मन में सोचकर रामकृपाल जी जब दूसरे दिन बेटा मेडिकल स्टोर में जाने लगा तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे भी साथ लिए चलो, मुझे ट्रेन में बैठा देना तो मैं छोटे बेटे और बहू के पास चला जाऊंगा। तुम उन्हें फ़ोन कर दो कि वो लोग मुझे रेलवे स्टेशन में आके ले लेंगे। इतनी बातें सुनकर बहू बहुत खुश हुई। उसने कहा, हाँ हाँ बाबूजी, आप ठीक ही सोच रहे हैं। नहीं तो छोटी बहू और बेटा क्या सोचेंगे कि बाबूजी को सिर्फ अपने पास ही रख लिया, मेरे पास नहीं भेजे। हाँ हाँ, आपको दोनों के पास जाना चाहिए, आखिर वो भी तो आपका बेटा है। रामकृपाल जी उसकी बातें सुनकर कुछ ना बोले, बस हाँ में सिर हिला दिए। बेटे के साथ पीछे पीछे चल दिए। बेटा ट्रेन में बैठाकर भाई को फ़ोन कर दिया। जब वहाँ पहुँच गए, उन्होंने टाइम बताया था। घर पहुँचते ही छोटी वाली बहू तो बड़ी वाली बहू से 4 कदम आगे निकली। उसके तो तेवर और ही देखते बनते थे। बड़ी वाली बहू के यहाँ कम से कम एक कमरे में रहने के लिए तो जगह मिल गई थी, लेकिन यहाँ यह मुंबई शहर था, यहाँ तो रहने को भी जगह नहीं थी। रामकृपाल जी को एक ही स्टोर रूम में ही रहने को दे दिया गया, जहाँ घर के सारे किराने खाने पीने के सामानें पड़ी थी। वहीं पर उनका बिस्तर ज़मीन में नीचे लगा दिया गया। अब तो रामकृपाल जी ज़मीन में सोने के भी कभी आदी नहीं थे। उन्हें रात भर ज़मीन में नींद भी नहीं आती थी। अपनी पत्नी की तस्वीर साथ में ही रखते थे। रात को पत्नी के साथ ही बातें किया करते थे। देख रहे हो सविता, मेरी ये हालत है। अच्छा हुआ तुम अपनी खुशियों के दिन निकाल कर चली गई मेरे जीते जी, वरना तुम्हें लेकर कहाँ भटकता। आज मैं उस बेटे के पास जैसे भटक रहा हूँ। इधर छोटे वाले बेटे के भी बच्चे स्कूल और ट्यूशन में इतना व्यस्त रहते थे कि अपने दादा को ऐसा लग रहा था कि पहचानते ही नहीं, जैसे कोई किसी भिखारी को देखकर दूर से ही कतराता हुआ चला जाता है। उसी तरह से दोनों बच्चे भी 10 हाथ दूरी पर खड़े होते और आंखें घूर घूर कर देखते और चले जाते। बहू ने शायद साफ मना कर दिया था कि गांव से आए हुए दादा के पास मत जाना। क्यों? क्या मैं इतना गंदा दिखता हूँ जो मुझे छूते ही बच्चों को बीमारी लग जाएगी? हाँ, मुझे खांसी ज़रूर आती थी, तो हो सकता है बहू ने इसीलिए कहा हो कि दादा को खांसी आ रही है, तुम लोगों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। यहाँ भी मेरे सपने चूर चूर हो गए। बच्चों के साथ खेलना, उन्हें छूना तो दूर, वो तो मेरे पास भी नहीं आए। दूर से निकलते हुए बच्चों को मैं देख लिया करती थी, लेकिन छोटी वाली बहू अपनी सहेलियों के साथ यहाँ शहर में किटी पार्टी मनाया जाता है, ये मुझे तो नहीं पता था, लेकिन शहर में आकर मैंने देखा कि किटी पार्टी नाम की कोई चिड़िया होती है, जिसे मेरी छोटी वाली बहू मनाने जाया करती थी। रामकृपाल जी यही देख देख कर बहुत अचंभित में थे कि यहाँ कैसे कैसे दिन गुजर जाता है। उन्हें अब मुंबई शहर में भी रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। उनका एक हफ्ता भी इस जगह बीतना बड़े मुश्किल की बात थी। उन्होंने एक दिन कहा, बहू, जब देखो तुम तैयार होकर घर से बाहर ही निकलती रहती हो। इधर तुम्हारे बच्चों को कोई दूसरा छोड़ने जाता है, लेने जाता है, तो इन चीज़ों में पैसे बर्बाद होते हैं। अगर मेरी दवाई हो जाती, खांसी ठीक हो जाती, तो मैं ही ये काम कर लिया करता। बच्चों को लेने छोड़ने में जो पैसे लगते हैं वो तुम्हारे बच जाते। आखिर मैं गांव में अकेला ही तो पड़ा रहता हूँ। बहू ने कहा, अरे बाबूजी, ये सब आपके बस की बात नहीं है, और फिर आपको इतना खांसी आ रहा है, भला आप बच्चों को कैसे अपने पास रख सकते हैं, कैसे उन्हें लेने छोड़ने जा सकते हैं? आपको पता नहीं शहर में कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। आप अपना दूर ही रहिए तो ठीक है। और मैं बाहर जाती हूँ। बाबूजी, आप क्या सोचते हो
कि मैं पूरा दिन बैठे बैठे आपकी खांसी की आवाज़ सुनूं? आपको मैं खाना बनाकर आपके कमरे में भेजवा देती हूँ ना, फिर आपको क्या तकलीफ़ है? देखिए बाबूजी, आप यहाँ जितने दिन रहना है तो हमारे ही नियम से ही रहना पड़ेगा। ये गाँव नहीं है कि आपके नियम चलेंगे। यहाँ हर इंसान रूल में बँधा हुआ है। इतना कहकर बहू अपने किटी पार्टी के लिए चली गई। रामकृपाल जी सोचने लगे कि मैं जिस खुशी और आज़ादी और सुख के लिए घर से निकला था, वो तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। उन्होंने एक दिन अपने छोटे वाले बेटे से भी कहा कि बेटा, मेरी गाँव जाने की टिकट निकलवा दे, मैं अब घर ही चला जाता हूँ। यहाँ की हवा मुझे सूट नहीं कर रही है, मेरा दम घुटता है यहाँ। छोटा वाला बेटा बोला, बाबूजी, टिकट निकालने की क्या ज़रूरत है, चालू डिब्बे में पहुँचा दूँगा, बैठवा दूँगा। इस टाइम पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। चलो, आपको अब भी जाना है क्या? रामकृपाल जी तैयार ही थे। बोले, हाँ, मेरा है ही क्या जो ज़्यादा टाइम लगेगा। उन्होंने अपना एक छोटा सा झोला उठाया जिसमें 2 जोड़ी कपड़े मात्र थे और चल दिए। बेटा ले जाकर एक चालू डिब्बे में बैठा दिया। अब वहाँ पर सीट तो थी नहीं। रामकृपाल जी अंदर घुस गए। एक दयावान इंसान ने वृद्ध इंसान को खड़े खड़े खांसता और लड़खड़ाता हुआ देखकर एक सीट में बैठा दिया। किसी तरह से रामकृपाल जी अपने गांव पहुंच गए। रामकृपाल जी के द्वार पर ही एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे उनकी खाट पड़ी ही रहती थी। रामकृपाल जी उसी खाट में आराम से लेटे और फिर अपनी पत्नी को याद करके कहने लगे, देखा ना, आ गया बेटे बहुओं की सेवा लेकर। कैसी सेवा की मेरी उन्होंने। महीना भर बिताना मुश्किल हो गया। आखिर मुझे मरना अपने कुटिया में ही है, तो क्यों सुख लेने जाऊं किसी और के पास। भूखा ही सही, लेकिन अब कभी नहीं जाऊंगा तुम्हारे बेटे और बहुओं के पास। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। आज तुम होती तो मैं क्यों जाता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जहाँ हो सुखी रहो। अब बचा है मेरा जीवन, वो भी कितने दिन चलेगा। एक न एक दिन मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा। यही सोचते हुए पड़े थे। फिर उन्होंने सोचा कि पेट की आग बुझाने के लिए तो चूल्हा जलाना ही पड़ेगा। रामकृपाल जी अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई, थोड़ा सा खाया, फिर वही खिचड़ी रख दिए। दूसरे दिन दिन भर खाए। रामकृपाल जी को और कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसी बात का दुख था कि उन्हें जो चूल्हा जलाना पड़ता था, चूल्हे की धुआं उन्हें सूट नहीं करती थी। नाक से पानी बहने लगता, खांसी आती, आँखों से आंसू निकलते, बहुत तकलीफ़ होती थी उन्हें धुएं से। किसी तरह से ऐसे ही दिन बीतता रहा। धीरे धीरे रामकृपाल जी भूख के कारण कमज़ोर होते गए और आखिरकार उन्हें बुखार आने लगी। रामकृपाल जी अब तो खाट से उठ नहीं पा रहे थे। कुछ इसी तरह से 6 महीने बीते होंगे। बहू बेटे से मिलकर आए। गांव के लोगों को जब पता चला कि अपना पड़ोसी रामकृपाल भाई बीमार है, तो लोग मिलने आने जाने लगे। कोई तो कहता, अरे रामकृपाल भैया, इतना अच्छा बेटे बहू के पास चले गए थे, क्या ज़रूरत थी वापिस आने की। वहीं रहते, 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक का मेडिकल स्टोर है, क्या कमी है। लेकिन तुम भी ना ठहरे गांव के आदमी, तुमको शहर में लगता है हवा पानी नहीं अच्छा लग रहा था। रामकृपाल जी क्या जवाब देते, बोल देते, अरे भैया, मुझे गांव की हवा ही ठीक है, शहर में कहाँ मेरा गुजारा होगा। यही कहकर बातें टाल दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे रामकृपाल जी अब बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे। उन्होंने अपने नज़दीकी जगह से दवाइयाँ भी ली, लेकिन क्या करते, जब कुछ खाने को ही टाइम से नहीं मिल रहा था, तो खाली दवाइयाँ खाकर कहाँ से आराम मिले। बार बार उन्हें पेट भी खराब होने लगा था, बुखार भी आ रही थी, खांसी तो पहले से ही पकड़ कर रखी थी। एक दिन गांव के मुखिया जी आए देखने।
उन्हें आता हुआ देख कुछ पड़ोसी भी आ गए। सबने देखा रामकृपाल जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तभी मुखिया जी ने कहा, अरे भाई, आप लोगों ने इनके बेटियों और बहुओं को फ़ोन नहीं किया क्या? जब ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे तभी बताओगे। आखिर अंतिम समय में इनके बेटे और बहू को इनके साथ होना चाहिए। लाओ, इनके बेटे और बहू का नंबर दो, मैं फ़ोन करता हूँ। एक पड़ोसी के पास नंबर था जिससे रामकृपाल जी कभी कभी बात किया करते थे। वही पड़ोसी फ़ोन लगा कर दिए। मुखिया जी भारी शब्दों में कहा, देखो, तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा कुछ फ़र्ज है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी की अंतिम सांसें चल रही है। अगर अंतिम मुँह देखना है या कुछ बातें करना है तो जल्दी से घर आ जाओ। अपने छोटे भाई को भी फ़ोन कर दो। चलो ठीक है। इतना कहकर मुखिया जी ने फ़ोन रख दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को भी फ़ोन लगा ही दिया होगा। बड़ा भाई और उसकी पत्नी, क्योंकि वो लोग थोड़ा नज़दीक ही थे, इसीलिए जल्दी आ गए। छोटा बेटा जैसा कि मुंबई में था तो उसे आने में 2 दिन लगा। अब दोनों बहू बेटे घर आ चुके थे। दोनों इसी इंतज़ार में आए थे कि पिताजी की अंतिम सांसें चल रही है, जल्दी से जाऊंगा, क्रियाकर्म करूंगा और जो भी बची कुची संपत्ति होगी उसके आधे आधे बंटवारा करके चला आऊँगा। दोनों के घर आने के बाद उन्होंने देखा कि ना पिताजी मर रहे हैं और ना ही मरगा छोड़ रहे हैं। एक दिन दोनों बहुएं आपस में बातें कर रही थी। देखो, माँ जी की जो बड़े बड़े कान के बूंदे हैं ना, वो तो मैं ही लूँगी। छोटी वाली बहू ने कहा, मुझे वो बहुत पसंद है। तब बड़ी बहू ने कहा, ठीक है, तुम कान के बूंदे माँ के ले लेना, लेकिन देखो, जो कमर की एक अच्छी सी करधनी है वो तो मैं ही लूँगी, वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी का गले का जो होगा तो वो हम लोग बांट लेंगे, लेकिन जो भारी भारी है ना, वो हम दोनों ही मिलकर लेंगे। इस तरह से आपस में बातें करते हुए रामकृपाल जी ने सुना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि अभी मैं जिंदा हूँ और मेरी बहुएं मेरी पत्नी के जेवर के बंटवारे के बारे में सोच रही हैं। ये लोग जब से आए हैं ना तो किसी डॉक्टर को बुला रहे, ना तो मेरे बारे में कुछ सोच रहे। बस वही मुझे रूखी सूखी खिचड़ी या की दाल का सूप लाकर दे जाते हैं। कैसे इंसान हैं। तभी छोटे बेटे ने कहा, भैया, ये सब तो घर की बातें हैं, होता ही रहेगा। देखो, पिताजी के 13वीं के बारे में क्या सोचा है। मैं तो कह रहा हूँ भैया कि हम लोग ऐसी 13वीं करेंगे कि गांव में कोई आज तक किया ही नहीं होगा। कई तरह के पकवान बनवाएंगे, रसगुल्ला, मिठाई, जो जो चीज़ें, कचौड़ी, बहुत सारे खाने के नाम गिनाने लगे। ऐसा करेंगे कि देखते रहना, कई सालों तक लोग याद रखेंगे कि जो 13वीं रामकृपाल जी के यहाँ खाया था वो आज तक किसी के यहाँ नहीं। बड़े बेटे ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आखिर हम दोनों बाहर जो रहते हैं, नाम तो कमाना ही पड़ेगा। कौन सा रोज़ रोज़ आके गांव में कोई यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। रामकृपाल जी दोनों बेटे की बातें सुन रहे थे। इतने सारे खानों के नाम सुनकर उनके मुंह में तो पानी ही आ गया, लार बहने लगा। तभी नज़र बड़ी वाली बहू की पड़ी। अरे देखो देखो देखो, पिताजी के मुंह से फिनकुट निकल रहा है, अंतिम समय आ गया। और पिताजी तो ये सोच रहे थे कि काश मेरे बेटे मेरे जीते जी ही मेरी 13वीं कर देते और ये खाना मैं अपने जीते जी खा लेता तो मेरी आत्मा अंतिम तक तृप्त हो जाती। मेरे मरने के बाद मैं थोड़ी ना खाने आऊँगा। लेकिन बेटे बहू को लगा कि मुंह से झाग निकल रहा है, अब अंतिम समय आ गया है। उन लोगों ने पिताजी को खाट से उतारकर नीचे ज़मीन पर लेटा दिया और इंतज़ार करने लगे कि कब सांस टूटे और लेकर जाएं। बेटे बहू दिखावे के लिए पास में ही बैठकर रोने लगे। उन लोगों का रो रो कर भी बुरा हाल था, सिर्फ ऊपर से।
बाकी ना तो पिताजी जा रहे थे और ना उन लोगों को छुटकारा मिल रहा था। अब तो ज़मीन पर लेटाए हुए भी 3 दिन हो चुका था। बड़े बेटे ने कहा, ना जाने पिताजी की सांस कहाँ अटकी हुई है, क्या हो गया है, किस माया में पड़े हैं। अब तो हम दोनों बेटे और बहुएं भी आ ही गए हैं। यही सोचकर गांव के एक बुजुर्ग पंडित थे, उनके पास गए और उन्हें बुलाकर लाए। चलिए पंडित जी, मेरे पिताजी को कुछ दुआ दीजिए, कुछ झाड़ फूँक कीजिए, ना जाने मेरे पिताजी की आत्मा कहाँ अटकी हुई है। जब वो आए, कहने लगे, बेटा, तुम्हारे पिताजी पर किसी माया का साया नहीं है और ना ही किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी की हो सकता है कोई अंतिम इच्छा हो। जब से तुम लोग आए हो, पिताजी को कुछ खवाए बनाए। तभी छोटी बहू ने कहा, क्या खिलाएं इस हालत में पंडित जी। हम लोगों ने उन्हें दाल का सूप और पतली खिचड़ी बना कर दिया, जो 2-4 चम्मच खा लेते हैं, बस। अरे नहीं बहू, अपने पिताजी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाओ। आखिर तुम्हारे पिताजी अकेले रहते थे, तो शायद है कि उनके मन में कुछ खाने पीने की भूख रह गई हो। सुना है कई दिनों से बीमार थे, तो कैसे खाते पीते रहे होंगे। यह बात सुनकर बड़ी बहू किचन में गई और पिताजी के लिए घी का अच्छा सा मूंग दाल का हलवा बनाकर लाई। मूंग का हलवा खाए, जितना भी कटोरी में था। राम कृपाल जी जल्दी जल्दी करके पूरा खा गए। अब तो हलवा खाते ही उनकी आत्मा को बहुत अच्छे से तृप्ति मिली। राम कृपाल जी थोड़ी सी आंखें खोले और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मुझे ऊपर उठाकर लेटा दे। वो अपने बेटे बहू की तरफ बार बार देखे जा रहे थे। शाम होने आई, तभी शाम को छोटी वाली बहू ने खीर बनाया। एक कटोरी खीर लेकर आई, खीर खिलाने लगी। राम कृपाल जी देखते ही देखते पूरी कटोरी खीर चट कर गए। अब तो उनको दिन भर दोनों टाइम पेट भर का भोजन मिला, तो राम कृपाल जी की थोड़ी सी मुंह से आवाज़ निकलने लगी। उन्होंने कहा, मुझे खाट में लेटा दो, जब मर जाऊंगा तो नीचे उतार देना। दोनों बेटे मिलकर उन्हें खाट पर लेटा दिए। अब तो खाट पर लेट के भी 5 दिन गुजर चुके थे। दोनों बेटे बहू कुछ न कुछ खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा ही दिया करते थे। रामकृपाल जी की हालत में थोड़ी सी सुधार आने लगी थी। तभी छोटे बेटे ने एक दिन कहा, भैया, मुझे जाना होगा। तुम्हारी तो अपनी मेडिकल स्टोर है, तुम चाहो तो जितने दिन तक बंद रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी नौकरी नहीं है कि जो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं दूसरे के यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं जाऊँगा। तभी बड़े भाई ने कहा, हाँ हाँ, मेरी अपनी मेडिकल स्टोर है, लेकिन मुझे भी उसका किराया देना पड़ता है ना। अगर मैं महीनों बंद रखूँगा तो मैं उसका किराया कहाँ से दूँगा, और रहने के लिए भी जो मकान है उसका भी तो किराया देना ही पड़ता है। छोटे वाले भाई ने कहा, ऐसी बातें करते हो भैया, जैसा कि मैं मुंबई में अपना खुद का फ्लैट ही खरीद के रह रहा हूँ। मैं भी तो किराए से ही रहता हूँ, मुझे भी तो किराया देना पड़ता है। तभी बड़ी बहू ने सामने से जवाब दिया, अरे किराया देना पड़ता है तो किराया तो हम भी देते हैं ना। कौन सा हमें बाबूजी ने मकान ही खरीद के दे दिया है। ऐसा है कि जिसको रहना हो तो रहे, हम तो जाएंगे भैया। इस तरह से दोनों भाई आपस में बातें करके झगड़ा करने लगे। यहाँ तक कि उनकी झगड़े की आवाज़ पड़ोसियों में जाने लगी। पूरा दिन झगड़ा करते ही निकल गया। आज तो किसी ने चूल्हे में आग भी ना डाली। अपने अपने कमरे में जाकर अपने अपने बैग में से जो खाने पीने की चीज़ें थी निकाल निकाल के खा लिए, और राम कृपाल जी को कोई पूछा ही नहीं। राम कृपाल जी थोड़ा थोड़ा अब बोलने लगे थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर हाथ जोड़कर कहा, तुम लोग जाओ, अपना अपना काम, अपना दुकान और अपनी नौकरी संभालो। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं, लेकिन तुम लोगों का नहीं बिगड़ना चाहिए। दोनों भाई अपना अपना बैग उठाए, अपनी पत्नी बच्चों को लेकर चले गए। इधर
रामकृपाल जी अपने गांव के मुखिया को बुलाकर कहा, मुखिया जी, आप मेरा एक काम कर दीजिए। समय निकल जाए और मैं कुछ ना कर पाऊँ, इससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। अपनी बात मुखिया जी के सामने रखी। मुखिया जी ने कहा, अरे रामकृपाल भाई, तुम ये बात सोच समझ कर रहे हो। आखिर तुम्हारे दो दो बेटे हैं, क्या होगा, क्या सोच के ये सब कर रहे हो। रामकृपाल जी ने कहा, बेटे और बहुओं का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया, सारा गांव देख लिया, फिर आप इस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुखिया जी ने कहा, ठीक है रामकृपाल भैया, जैसी आपकी मर्जी। वो रामकृपाल जी को एक अनाथ आश्रम में ले गए। रामकृपाल जी अनाथ आश्रम में कुछ 7-8 महीने रहे होंगे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन वहीं अनाथ आश्रम से, वृद्धा आश्रम से फ़ोन जाता है उनके बेटे के पास। उनके बेटों का नंबर वहाँ दर्ज करा दिया गया था, इसीलिए आश्रम से बड़े बेटे के पास फ़ोन गया कि तुम्हारे पिताजी रामकृपाल जी आश्रम में रहते हुए अपना जीवन त्याग चुके हैं। उनके दोनों बेटे बहू आए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उसके बाद वो लोग जल्दी से घर में आए और घर के अंदर घुसते ही पहले तो पिताजी के बंद कमरे को उन लोगों ने ताला खोला है। इधर उधर ढूंढने पर आखिर चाबी तो उन्हें मिल ही गई और उसके बाद उन लोगों ने घर के अंदर जो संदूकें बंद थी उसको खोलना चालू किया। पहले तो उन्होंने एक संदूक खोली जिसमें से उन्हें बचपन के खिलौने और कुछ यादें बंद मिली। उस खिलौनों और यादों को उन लोगों ने इधर उधर बिखरा दिया। तभी बड़े भाई की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा, अरे देख छोटू, हम दोनों इस खिलौने के लिए कितना लड़ा करते थे और माँ ने आज भी इसे संभाल के रखा था, देखो। तभी बड़ी बहू ने कहा, अरे रखो, दूसरा खोलो, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिल रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे, आखिर पिताजी सब कहाँ छुपा कर गए होंगे। तभी उन लोगों ने एक दूसरा संदूक खोला जिसमें से कुछ लाख रुपए मिले होंगे और उसमें एक चिट्ठी भी मिली। पहले तो उन लोगों ने पैसा गिन लिया और पैसे को साइड में रख दिया। फिर बड़े भाई के हाथ में चिट्ठी पड़ी। तभी छोटे भाई ने कहा, अरे लाओ लाओ लाओ, देखो चिट्ठी में क्या लिखा है। छोटे भाई ने जल्दी से चिट्ठी बड़े भाई के हाथ से निकाल लिया। वह पत्र को पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, अरे मेरे बेटे और बहुओं, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। जो तुम लोग ढूंढ रहे हो वो अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो अब किसी और को मिल गया है। मेरे पास था ही क्या जो मैं तुम लोगों को देता। मैंने जो भी तुम लोगों के लिए देना था पहले ही दे चुका। सारी कमाई अपनी तुम लोगों के पढ़ाई में लगा दिया। तुम्हें इंजीनियर बनाया, तुम्हारे लिए मेडिकल खुलवाया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? अनाथ आश्रम की मौत, वृद्धा आश्रम की मौत। देखो, तुम लोग यहाँ कुछ ढूंढने के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम लोगों का समय मेरे जीवन से भी ज़्यादा बड़ा है। जो लाख रुपए मिले हैं उन्हीं पैसों से मेरा क्रियाकर्म कर दो। मुझे पता है इतना सारा पैसा क्रियाकर्म में नहीं लगेगा, इसीलिए जो बचा हुआ पैसा है तुम दोनों भाई आपस में बांट लेना। क्रियाकर्म करने के बाद जो बचेगा आधा आधा ले लेना। उससे तुम लोगों के एक एक महीने या 15 दिन, जितना दिन तुम लोग यहाँ रहोगे, उसका भाड़ा और तुम्हारा खर्च निकल जाएगा। जब तुम दोनों भाइयों ने जीते जी मेरे लिए अपना 10 दिन का समय देना उचित नहीं समझा और ना ही मेरे लिए कोई कीमत की, तो मैं मरने के बाद तुम लोगों का समय और पैसा क्यों खर्च करवाऊँ। और ये रही इस ज़मीन और इस घर की बात, तो ये मैंने सब वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया है जहाँ पर तुम्हें मेरी लाश मिली थी। आगे मैं अब क्या कहूँ, तुम लोग सुखी रहो। भगवान कभी तुम लोगों को ऐसा दिन ना दिखाए, लेकिन बेटा जो बोता है वो वही काटता है। आगे भगवान की मर्जी। इस तरह से छोटे बेटे के पेपर पढ़ते ही, पत्र को पढ़ते ही बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए, बहुओं के भी आंखों में आंसू आ गए। आखिर बात तो सच है,
हम लोगों ने पिताजी के लिए 10 दिन का समय देना भी उचित नहीं समझा। उन लोगों का दिल ग्लानि से भर गया और अपने आप में प्रायश्चित करने लगे। दोनों बेटे बहू पिताजी की तेरवी किए। उसके बाद रीति रिवाजों के हिसाब से जो ख़त्म हो गए, अपने अपने घर को चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे दोस्त, मैं लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहती हूँ कि यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आप यदि लाइक करते हैं तभी तो ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँच पाएगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।